गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायजूस में आपका स्वागत है। और बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में हम जनरल स्टडीज़ में इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी। तो मेरे साथ आप इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को पढ़ेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली पुलिस और बिहार एसआई से संबंधित जो भी आपके प्रमुख क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग हमने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत डीप नहीं आते हैं। और क्वेश्चंस का जो बेसिक एक तरह से आधार ये रहता है कि अलग अलग क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के हैं वहाँ से पूछे जाते हैं, और साथ में कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो बहुत डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर संभावना रहती है कि वो क्वेश्चन थोड़े डीप रहते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे साथ में। तो हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से हम यहाँ पर करें। हम यहाँ पर 30 सेकेंड या 1 मिनट का एक हम ले लेते हैं, कुछ और अगर फ्रेंड्स हमें ज्वाइन कर लें तो हम कंटिन्यू करते हैं जस्ट फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के लिए रुकते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स और अगर ज्वाइन करते हैं देन हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम अपने इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ज़्यादातर हम टॉपिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो हमें एक तरह से इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो हम एक परिचय यहाँ पहले करने वाले हैं। तो अगर हम अलग अलग टॉपिक की बात करें जिनको एक तरह से हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, तो ये हमने एक तरह से एक कह सकते हैं जो भी टॉपिक्स हैं उनका एक डिवीज़न किया हुआ है जो आपको करने हैं। परिचय में हम इकोनॉमी के सेक्शन की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग हिस्से हैं या किस तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं, इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, या इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है, उसके बारे में हम परिचय जो हमारा हिस्सा रहेगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ पर इस परिचय के माध्यम से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा हिस्सा भारत में आर्थिक नियोजन। तो कोशिश हमारी होगी कि हम इन दो टॉपिक को आज डिस्कस करें। भारत में आर्थिक नियोजन का मतलब, भारत जैसा एक बड़ा विशाल देश है, 130 करोड़ से अधिक आबादी का देश है, दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो अगर हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इतना बड़ा बाजार है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक प्लान या नियोजन की जरूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन किस तरह से हो रहा है। आप सभी जानते होंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो जो 1951 से लेकर 2017 तक थी, उसके बाद समाप्त कर दी गई। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग आ गया, तो उसे हम देखेंगे। मुद्रा बैंकिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आरबीआई की बात करेंगे। उसके साथ साथ आरबीआई के कार्य क्या हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो सरकारी बैंकों का बड़े पैमाने पर विलय किया गया है। तो हम देखेंगे ये विलय किस एक तरह से परंपरा में हुआ है, क्योंकि इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो भारत में निजी बैंकों को सरकारी बैंक एक तरह से राष्ट्रीयकरण करके 1969 में शुरू किया गया था। तो मुद्रा बैंकिंग में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बैंकिंग के क्षेत्र के जो प्रमुख हिस्से उनको डिस्कस करें। बजट और कराधान में जो भारत सरकार का 2020-21 का बजट है वो डिस्कस करेंगे, और टैक्स में यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को निकालने के मेथड क्या हैं भारत में, या राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस तरह से भारत में निकाले जाते हैं, ऐतिहासिक क्या हिस्सा है वो डिस्कस करेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार और इसको निकालने का तरीका, ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा गया तो उसको डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि ये करंट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, यानी हमारी समसामयिक की जो करंट है उससे संबंधित है। क्योंकि कोई भी संगठन आप ले लीजिए, जैसे विश्व बैंक की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, या हम बात करें WTO की, विश्व व्यापार संगठन की, तो इस तरह के संगठन हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, यानी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर वो बड़ा प्रभाव डालते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 12 से 15 प्रमुख संगठन हैं जो आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
पूंजी बाजार की जब हम बात करते हैं तो ये कैपिटल मार्केट, आप सामान्य रूप में इसे शेयर बाजार से संबंधित समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर भारत में प्रमुख जो बाजार हैं बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और वैश्विक स्तर पर जो प्रमुख बाजार है उनको हम देखेंगे। उसी के साथ साथ एक टॉपिक हमारा रहेगा गरीबी और बेरोजगारी। भारत में गरीबी निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, आंकड़े क्या हैं, और बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक लास्ट हमने टॉपिक यहाँ रखा हुआ विविध, क्योंकि ये जो हमने टॉपिक लिए हैं ये दिल्ली पुलिस की बात करें या बिहार एसआई की हम बात करें तो उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनके हिसाब से हमने ये टॉपिक को अलग किया है। लेकिन कभी कभी इकोनॉमी के पार्ट पर अर्थव्यवस्था का जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो ये देखा गया है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से आए हैं। जैसे अगर हम देखें तो कभी मांग का नियम पूछ लिया गया है, या कभी पूछ लिया गया कि बाजार के प्रकार पूछे गए हैं। तो इस तरह से जो किसी एक टॉपिक से 5-6 साल में कभी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, लगातार नहीं आया हुआ है, उनको हम विविध में करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण हिस्सा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आप देखें कोविड-19 के प्रभाव में भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आई थी जिसको कहा गया कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज था। तो वो आपके लिए क्या है, एक आपका करंट का हिस्सा है लेकिन इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमी के साथ में एक कह सकते हैं पॉजिटिव पार्ट ये है कि आप इसको डेली बेसिस पर पढ़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अखबार में कोई न्यूज़ पढ़ी, मान लीजिए आरबीआई की तरफ से कोई दर बढ़ा दी गई या आरबीआई के गवर्नर बदले गए, डिप्टी गवर्नर बदले गए, तो किसी भी तरह का परिवर्तन है, कोई भी आर्थिक नई योजना आ रही है, उनको हमें यहाँ एक तरह से पढ़ना रहेगा। तो विविध में हम जो अलग अलग हिस्से हैं जो एकाध कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ में सरकार की जो प्रमुख घोषणाएं या योजनाएं हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो ये कह सकते हैं खाका एक ब्लूप्रिंट है जो हम 8 क्लास 9 क्लास के माध्यम से डिस्कस करके कोशिश ये करेंगे कि जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके आए उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो 4 से 5 और उसी तरह से बिहार एसआई में भी 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। तो हम अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, परिचय। देखिए, परिचय का यहाँ पर देने का सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमी या जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमेशा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये उतना डिफिकल्ट है नहीं है। उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है अगर आप आसानी से समझ लें तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे यहाँ पर आप देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को लेकर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे हमने टॉपिक क्या लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था, हमने भारतीय अर्थशास्त्र नहीं लिखा है। तो अर्थशास्त्र तो एक तरह का विज्ञान हो गया या एक सोशल साइंस का इशू हो गया, यानी सामाजिक विज्ञान हो गया। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं या उसमें जो भी सिद्धांत हैं या उसमें जो भी लॉ नियम बने हुए हैं उनके आधार पर दुनिया चलती है, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक तरह से क्या है, ये कॉन्सेप्ट या सिद्धांत है या इसमें नियम है, और उसको अगर आप प्रैक्टिकल यानी अगर आप इसे किसी देश में लागू कर देते हैं, किसी जगह पर लागू करके उसका उपयोग करते हैं, तो प्रायोगिक आधार पर अर्थशास्त्र का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो अर्थशास्त्र का सिंपल सा मतलब है कि हमें जो आवश्यकताएं अपनी हैं उनको देखना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि आवश्यकताएं हमारी क्या हैं, असीमित होती हैं, यानी हम अपना सोचते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। आप बहुत अमीर हो या मध्यम में हो, आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। अगर आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो आप लाइफ में आगे प्रयास करना बंद कर देंगे। तो आवश्यकताएं हमारी क्या है, एक तरह से असीमित है। लेकिन इसका उल्टा क्या है, हमारे पास जो साधन है वो क्या है, सीमित होते हैं। तो साधन हमारे पास क्या है, सीमित, और इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि लोगों की जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको एक तरह से पूरा करने के लिए जो हमारे पास सीमित साधन है उनका कैसे उपयोग करना है। अब जैसे आप कच्चे तेल की बात करें तो भारत में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए जो मांग है, डिमांड, वो बहुत ज़्यादा असीमित है। इसका उल्टा आप देखें, सऊदी अरब या ईरान में कच्चा तेल बहुत है, तो उनके यहाँ तो कच्चा तेल ज़्यादा है लेकिन खाद्य पदार्थ या अन्य चीज़ों की उतनी कमी है। तो हर जगह बैलेंस है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर किसी चीज़ की कमी है, कहीं पर किसी दूसरी चीज़ की कमी है। तो संपूर्ण रूप से अमेरिका भी है, अगर आप देखें तो चीन पर बड़े पैमाने पर आधारित है। चीन से बहुत बड़ा सामान का हिस्सा अमेरिका में एज ए निर्यात के रूप में, एक्सपोर्ट के रूप में जाता है। तो चीन तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, तो उसे पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट या अपने ऊपर
सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। तो दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर पूरी तरह से नहीं है, वो आपस में क्या है, डिपेंड है। और कारण क्या है कि हमारे पास आवश्यकता असीमित है और साधन हमारे क्या है, सीमित। तो इसके आधार पर एक तरह से काम चलता है। तो इनको जब एक तरह से करते हैं तो हमें क्या क्या विकल्प लेने हैं, हमारे पास क्या विकल्प हैं, यानी कौन सा साधन उपयोग करके हम कौन सी अपनी आवश्यकता को पूरी करेंगे, यही अर्थशास्त्र है। तो इसमें जो भी नियम कानून दिए गए हैं उनका उपयोग जब करते हैं तब हम अर्थशास्त्र को बोलते हैं। और किसी देश में अर्थशास्त्र का जब नियम लगता है तो वो वहां पर एक तरह से कहलाता है अर्थव्यवस्था का हिस्सा। जैसे आप भारत में देखें तो जब हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो एक दूसरे हिस्से में आप देखें, जैसे अर्थव्यवस्था या जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक शब्द होता है ओइकस और दूसरा नेमिन। तो ये ग्रीक शब्द है। तो ओइकस का मतलब होता है घरेलू और नेमन का मतलब प्रबंधन। तो इकोनॉमिक्स है वो ओइकस और नेमन से मिलाकर आप कह सकते हैं ग्रीक शब्द है और इकोनॉमिक्स बनाया गया। तो घरेलू प्रबंधन, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम एक किसी घर की बात करते हैं, ये एक घर है और ये बी मान लेते हैं कि ये बड़ी सोसाइटी है और ये मान लेते हैं कि कोई आपका भारत में राज्य है और ये पूरा हम इंडिया ले लेते हैं। तो जब हम इंडिया की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें भारत के राज्यों की अर्थव्यवस्था शामिल है। राज्यों की अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो उसमें जितने भी रहने वाले अलग अलग शहर या जो भी आपके ज़िले हैं उनकी बात होगी और उनको जब हम देंगे तो छोटा एक परिवार है वो होगा। तो एक छोटे परिवार में जो भी आर्थिक कामकाज हो रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, वो किस तरह से कमाई कर रहे हैं, किस तरह से खर्च कर रहे हैं, ये सारा जब हमें देखना होता है तो वो आपका क्या कहलाता है कि वो इकोनॉमी का एक तरह से हिस्सा है, वो अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका है। तो उसके आधार पर एक तरह से हम कहते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके के कह सकते हैं माध्यम या एक उपयोग करने का जो तरीका है वो बदलता रहता है। तो दुनिया में जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्थाओं को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। इसके पहले अगर आप एक डेफिनेशन का हिस्सा देखें तो हमने यहाँ पर जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन निकाली कि असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे सीमित साधन हैं उनमें आप कैसे चुनाव करते हैं, ये अर्थशास्त्र कहलाता है। और उद्देश्य क्या है कि लोगों को अधिकतम संतुष्टि मिले, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी जो किसी सामान का उपयोग करना चाह रहा है तो उसे अधिकतम रूप में वो उपयोग कर सके। इसी के साथ साथ विकास हो पाए। विकास का मतलब है मान लीजिए अगर आज 100 रुपये आप कमा रहे हैं डेली तो कल 200 कमाएं या 300 कमाएं या 500 कमाएं। आज आपके पास अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं है तो आगे चलकर आप खुद नहीं अपने आने वाली जो अगली जनरेशन है उसको शिक्षा अच्छी दे पाएं। तो ये क्या है, विकास का एक तरह से तरीका है। और कल्याण का मतलब ये है वेलफेयर, यानी अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग जो सबसे गरीब वर्ग पर है उनका एक तरह से कल्याण सुनिश्चित करना। तो ये प्रमुख एक तरह से उद्देश्य हो जाता है अर्थशास्त्र का। ध्यान रखें अर्थशास्त्र की कोई एक फिक्स डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो ये कभी आपसे कहा जाए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है तो ऐसी कोई एक परिभाषा नहीं है। कई अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को मिलाकर अधिकतम संतुष्टि, विकास और कल्याण करने के लिए जब हम असीमित जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए सीमित साधन उपयोग करते हैं, वही अर्थशास्त्र है। तो कोई एक परिभाषा इसकी फिक्स नहीं है। जहां तक हम इकोनॉमिक्स में अगर हम कुछ इकोनॉमिक्स की बात करें, कुछ अर्थशास्त्रियों की बात करें तो आपको एक पहला नाम ध्यान रखना पड़ेगा, एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ की अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। कारण यह है कि इनकी एक बुक आपकी है वेल्थ ऑफ नेशंस। वैसे आप ध्यान रखें बुक का जो पूरा नाम है एन इंक्वायरी इन नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरा नाम है बुक का, लेकिन सामान्य ज्यादातर वेल्थ ऑफ नेशन उपयोग किया जाता है। तो एडम स्मिथ की ये जो बुक है ये 1776 में आई और इसमें उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली कि दुनिया में कोई भी देश है, नेशन मतलब कोई राष्ट्र हो गया, उसमें जो वेल्थ है, जो संपत्ति बन रही है, उसके प्रकृति क्या है, नेचर क्या है और उसके कॉजेज यानी कारण क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने जो भी किसी भी देश में संसाधन का उपयोग किया जा रहा है उसका तरीका क्या है उसके बारे में बात करी। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एक दूसरा नाम आप ध्यान रखें, एल्फ्रेड मार्शल। मार्शल के अगर हम ध्यान रखें तो इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं, यानी आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसका एक तरह से जनक कहा जाता है। कारण यह है कि इनकी एक बुक आई थी 1890 में, 1819 में,
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जितने भी हम सामान्य अर्थशास्त्र में सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे मांग का नियम है या उत्पादन का या लोचता की बात करते हैं, इलास्टिसिटी, तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसमें दिए हैं। तो बुक का नाम आप ध्यान रखें, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये दो आप ध्यान रखें, एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल। तो ये दो प्रमुख रूप से अर्थशास्त्री हैं। इन्हें हम बोलते हैं सामान्य रूप से अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। यानी जो आधुनिक सिद्धांत उपयोग किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो इनकी इस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिए गए हैं। और इनकी यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशन, वैसे पूरा नाम क्या है, एन इंक्वायरी इन नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आप वेल्थ ऑफ नेशन भी ध्यान रखेंगे तब भी आपका एक तरह से काम चल सकता है। तो हम यहाँ डिस्कस ये कर रहे थे कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे तो अर्थव्यवस्था या जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा प्रमुख रूप से जो यहाँ पर डिस्कस करने में रहता है कि घरेलू प्रबंधन की बात की जा रही है। तो कहीं पर भी घरेलू प्रबंधन आप किस तरह से कर रहे हैं वो एक तरह से आपका इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। उसी घरेलू प्रबंधन मतलब एक किसी घर को प्रबंध करने के लिए क्या तरीका है, उसी को अगर आप पूरे देश की बात करें तो देश में संसाधन क्या क्या है, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना है, सेवा क्षेत्र को बढ़ाना है, विनिर्माण को बढ़ाना है, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, आप सर्विस सेक्टर को बढ़ाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग को, आपको किस क्षेत्र में कितना पैसा देना है, आपको सड़कें बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, सी पोर्ट बनाने हैं, या किस तरह से आपको परिवहन को विकसित करना है। पहाड़ी मान लीजिए देश है तो बहुत ज़्यादा आप रेल मार्ग तो बना नहीं सकते, सड़क मार्ग और वायु मार्ग प्रमुख रूप से है। अगर तटवर्ती देश है तो वो परिवहन के लिए क्या है, वो समुद्री जो साधन है उस पर निर्भर करेगा, तो बंदरगाहों का ज़्यादा निर्माण करेगा। तो अलग अलग देश में साधन का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स के पार्ट पर पूरे देश में संसाधन का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है उसको सामान्यतः अध्ययन किया जाता है। अब तरीके यहां पर क्या हैं वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी के पार्ट पर तरीके क्या आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो तरीके अलग अलग करने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, उसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं यानी उसको सामान्य रूप से लागू करते हैं, तो वो क्या है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्थाओं को तीन तरीके से तोड़ दिया जाता है। एक कहलाती है पूंजीवादी, जिनको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, दूसरा समाजवादी, जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्टिक, और एक तीसरा बेसिकली दोनों को मिलाकर बनता है, ये अलग से कोई प्रकार नहीं है, मिक्स्ड, या इसको हम बोलते हैं मिश्रित। देखिए जब हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया दो भागों में बंट गई। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे थे और उनका नेतृत्व करता कौन था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक दूसरे ऐसे देश थे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जा रहे थे और उनका नेतृत्व करता था उस समय का सोवियत संघ, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। तो ये दो धड़े थे। भारत जैसे देश किसी में भी नहीं जाना चाहते थे, वो पूरी तरह ना तो पूंजीवादी बनना चाहते थे ना समाजवादी, और आज के समय में कहा जाता है कि हमारी बड़ी गलती थी, हमने अगर किसी एक और अपने आप को ले लिया होता तो शायद हम ज़्यादा आर्थिक विकास कर पाते। खैर ये एक अलग चर्चा का विषय है। तो हमारे पास दोनों विकल्प थे, हम अमेरिका के ग्रुप में जा सकते थे या सोवियत संघ, हम दोनों में नहीं गए। हमने क्या करा, एक आप कॉन्सेप्ट सुनते होंगे नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष, हम किसी समूह में नहीं शामिल हुए, हमने कहा हम दोनों से लाभ लेंगे और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसा बना दिया, मिश्रित। या आप ऐसा कह सकते हैं पूंजीवाद जब बोला जाता है तो पूंजीवाद का मतलब सिंपल सा है कि प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र यहां सब कुछ करता है, सरकार की तरफ से नियम कानून है उनको बनाया जाता है, उनको लागू किया जाता है, लेकिन ना तो उत्पादन किया जाता है ना उसका वितरण किया जाता है, ना तो प्रोडक्शन होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन। वो सारा कौन करेगा, प्राइवेट करेगा, यानी निजी व्यक्ति करेंगे, सरकार उसमें सहयोग जरूर करेगी। जब हम बात करते हैं समाजवादी सोशलिस्टिक, तो यहां पर क्या है, उत्पादन वितरण जो भी संसाधन है सारे के सारे सरकार के हाथ में, यानी इसको हम बोल सकते हैं इसे प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा, तो ये आप पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं या सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र। तो यहां पर सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, कोई भी साधन है कैसे उपयोग करना है, उसको लोगों को कैसे बांटना है, या सरकार निर्धारित करती है। तो सोवियत संघ में यही सिस्टम था, चीन में यही सिस्टम था, लेकिन चीन ने चालाकी से अपने आप को कहां पर ले आया, वो मिश्रित में। तो भारत ने दोनों का उपयोग किया, यानी हमारे यहाँ निजी क्षेत्र भी है और सरकारी भी है। जैसे अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो रिलायंस एक बड़ी रिफाइनरी चलाती है,
उसी के साथ साथ देखें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी है। अगर प्राइवेट में सरकार, अगर टेलीकॉम की बात करें, दूरसंचार, तो प्राइवेट में अगर एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, तो उसी के साथ साथ एमटीएनएल है और बीएसएनएल भी है। तो दोनों है हमारे यहाँ, निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक, यानी आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो भी शामिल है। तो हमने मिलाकर एक तरह से करा, यानी सरकार भी उत्पादन वितरण करेगी, निजी क्षेत्र को भी सहयोग देगी, उसको भी आगे बढ़ाएगी। तो हमने एक यूनिक सा मॉडल अपनाया, दोनों को मिला दिया। और ध्यान रखें कि ये बहुत सफल मॉडल नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सोवियत संघ है आगे चलकर 1990-91 में टूट गया, और सोवियत संघ में से देश निकला सबसे बड़ा आज का रशिया या रूस, और उसके अलावा उसमें से 14 और देश निकले। तो आप अंदाज लगाइए कि सोशलिस्टिक व्यवस्था समाजवादी और बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। और इसी कारण से चालाकी से चीन ने 90 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को भी अलाउड कर दिया, और वहां पर क्या है, प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और आप देखें आज के समय में एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति बना हुआ है, और रूस उसको नहीं कर पाया। तो रूस, जो सोवियत संघ टूटा 90 के दशक में, चीन ने उससे सबक लिया कि सब कुछ केंद्र सरकार वहां की नियंत्रित करती है, लेकिन निजी क्षेत्र को काम करने के अधिकार है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई फैक्ट्री लगानी है तो जमीन कब्जा करके सरकार तुरंत आपको देगी। भारत में क्या है, जमीन कब्जा करनी है तो आपको नियम कानून है, उसके अनुसार करना है। अगर लोग चाहें तो विरोध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये जमीन उन्हें नहीं देनी है तो उसका विरोध कर सकते हैं, वो सरकार को उसे कब्जा करने नहीं देंगे या अधिकतम मुआवजा ले लेंगे। चीन में ऐसा नहीं है। तो चीन ने क्या करा कि पूरी तरह से केंद्र का वहां नियंत्रण बनाकर रखा, और साथ साथ किया क्या कि निजी क्षेत्र को तेजी से अलाउड किया। तो प्राइवेट सेक्टर तो यही चाहता है कि कहीं पर उसे जमीन मिलनी है या कोई सरकारी नीति है वो तुरंत लागू हो जाए, जिससे वो संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ा सके। तो चीन की जो आर्थिक सफलता है उसमें एक बड़ा कारण यही है। तो हमारी आर्थिक सफलता चीन से कम है, कभी कभी हम तुलना करते हैं। तो हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, हमें लोगों को इतने अधिकार हैं, चीन को इतने अधिकार लोगों को वहां पर नहीं दिए गए हैं। तो आर्थिक विकास किया गया है लेकिन अधिकार उतने नहीं है। तो एक अलग डिस्कशन का मुद्दा वहां पर है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं बहुत सफल है, अमेरिका है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी काफी सफल अर्थव्यवस्थाएं हैं। समाजवादी में देखें तो यूएसएसआर जब फेल हुआ तो कहीं ना कहीं इस मॉडल पर सवाल उठे, क्योंकि ध्यान रखें जब हम पूंजीवाद कहते हैं इसका मतलब है कोई भी विकास कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम या आप हैं, किसी के पास संसाधन है, किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट है, वो उपयोग करके आर्थिक लाभ बना सकता है या अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा पूंजीवाद कहता है। लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि सरकार करेगी, आप लोगों में से किसी को चूज करेगी कि कौन संसाधन को विकसित करेगा, तो सभी को लाभ नहीं मिल पाता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। तो इसी कारण से चीन ने निजी क्षेत्र को अलाउड किया। और आर्थिक रूप में आप ध्यान रखें अपने एग्जाम के क्वेश्चन में कि अभी भी चीन क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में क्या चल रहा है वहां पर, मिक्स्ड। तो ये अंतर है। ऐसा नहीं कि चीन वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल गलत है। चीन समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसने अपने यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी को एक तरह से आगे बढ़ाकर अपने आप को आर्थिक रूप से सबल किया है। भारत कहां पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के पार्ट पर। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख प्रकार हो गए। तो अर्थशास्त्र के नियमों को पूंजीवादियों ने क्या करा, उन्होंने लागू किया, सब कुछ प्राइवेट, पूरी खुली छूट दे दी। समाजवादियों ने कैसे लागू किया, नियंत्रण कर लिया, पूरा केंद्रीय कंट्रोल बनाकर रखा। इन्होंने क्या करा, कुछ नियंत्रण भी करा, कुछ छूट भी दे दी। तो तीनों आपके अलग अलग क्या है, तो है तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, लेकिन इसका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो यहां पर एक आपका जो पॉइंट निकल के आया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कारण क्या है कि इसमें पूंजीवादी समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण हैं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सम्मिलित हैं। इसी कारण से हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे के पार्ट पर हम देखें तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के पार्ट पर देखें तो एक छोटा सा डिवीजन है, आपके एग्जाम में एक आध बार पूछा गया हुआ है, तो इनके नाम को जरा आप ध्यान रखें। रैगनर फ्रिश, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ये लगभग 1933 के समय इन्होंने विचार दिया। तो अगर हम रैगनर फ्रिश की बात करें, नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। आप इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप 100 लोग इस समय मान लीजिए इस लाइव चैनल को दे रहे हो, 200-300 जो भी देख रहे हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं। तो 100 लोगों में अगर हम ये पूछें कि इन 100 लोगों के द्वारा कितनी इनकम की जाती है कुल मिलाकर, तो वो बड़ा रूप हो गया, सभी को हमने मिला लिया।
अब इसमें से किसी एक व्यक्ति से पूछा जाए कि आपकी अर्निंग आती कहाँ से है। मान लीजिए आप में से कोई कहता है कि मेरे फैमिली की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से आती है, कोई दूसरा कहता है कि सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र से आती है, कोई तीसरा कहता है कि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेरी फैमिली के लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो तीन अलग अलग हो गए। तो जब हम सभी को शामिल करते हैं तो वो समस्त, जब हम सभी को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र, या ध्यान रखें क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी। और जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत, किसी एक से, किसी एक उपभोक्ता से पूछ रहे हैं या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहलाता है व्यष्टि, व्यक्तिगत बात हो रही है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या हो गया आपका, माइक्रो इकोनॉमी। आपके एग्जाम के लिए मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, या अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इनको हमें पढ़ना है। और जहां तक हम माइक्रो की बात करें तो बाजार के प्रकार, मांग आपूर्ति के नियम, तो ये प्रमुख रूप से माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है। तो हम इसमें से कुछ एक कॉन्सेप्ट जो पूछे गए वो डिस्कस करेंगे। प्राइमरी रूप से हम फोकस कहां करेंगे, मैक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि अर्थशास्त्र पर। पूरे भारत के रूप में अर्थव्यवस्था में क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो अंतर है इसको सबसे पहले डिस्कस किया था किसने, रैगनर फ्रिश ने। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र को माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि में बांटने का काम किसने किया, तो ये काम रैगनर फ्रिश ने किया था 1933 के पार्ट पर। और ध्यान रखें इसी इनके काम के योगदान को एक तरह से स्वीकार करते हुए आगे चलकर 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। आप ध्यान रखें कि नोबेल पुरस्कार जब शुरू हुए थे तब उसमें अर्थशास्त्र शामिल नहीं था, यानी वो भौतिक शास्त्र में दिया जाता है, उसके साथ रसायन शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, उसके अलावा शांति में और साथ में साहित्य में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, लिटरेचर और पीस, 5 में दिए जाते हैं। 1968 में इकोनॉमी को इसमें ऐड किया गया, यानी इकोनॉमिक्स में भी, अर्थशास्त्र में भी नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया 68 में। और पहली बार कब दिया गया, 1969 में। और यह दिया गया था 2 लोगों को, एक तो रैगनर फ्रिश थे, उसके अलावा ध्यान रखें आप नाम तो दूसरे अर्थशास्त्री यहां पर आप ध्यान रखें जैन टिनबर्नेन। तो जो हम जैन टिनबर्नेन की बात करें ये नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं, और रैगनर फ्रिश, तो दोनों आप ध्यान रखें, रैगनर फ्रिश जिन्होंने मैक्रो और माइक्रो का डिवीजन किया था जिसके लिए, और साथ में जैन टिनबर्नेन, इन दोनों को मिलाकर 1969 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रैगनर फ्रिश हैं जिन्होंने ये डिवीजन एक तरह से अर्थशास्त्र के पार्ट पर किया था। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक कैसे कह सकते हैं एक बेसिक जो परिचय है वो हुआ। अब इकोनॉमी के पार्ट पर देखें कि ऐसी कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं। जब आप बोलते हैं कि इकोनॉमी चल रही है तो इकोनॉमी में होता क्या है, इकोनॉमी का मतलब है कुछ आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये आर्थिक क्रिया हो रही है तो क्या क्या हो सकता है, तो जब हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रिया तो उसका मतलब ये 4 हिस्से होते हैं। यानी उत्पादन होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट सीधे पूछा गया हुआ है, 4 ऑप्शन देकर कि कौन सा आर्थिक क्रिया का भाग नहीं है। मान लीजिए आपको दे दिया गया उत्पादन, उपभोग, निवेश, और मान लीजिए कर दिया गया व्यय। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यय नहीं है, क्या है, विनिमय। तो आपको 4 हिस्से आर्थिक क्रिया के पता होने चाहिए, प्रोडक्शन, उत्पादन, उपभोग का मतलब आप इसे कह सकते हैं कंज्यूम करना, निवेश का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, और विनिमय का मतलब एक तरह से एक्सचेंज। देखिए एक्सचेंज या विनिमय का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई करेंसी नोट है 2000 का, तो उसके बदले तो आप सामान खरीदते हैं, तो वो भी तो आर्थिक क्रिया का हिस्सा है। बिना पैसा पूंजी लगे हुए कोई उत्पादन तो हो नहीं सकता है, तो वहां भी आपको विनिमय करना है। आपने 1000 करोड़ रुपए दिया और बड़ी मशीन खरीदी, तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो 4 हिस्से हैं, उत्पादन किया जाता है, उपभोग, अगर उत्पादन हो रहा है तो कोई उसको यूज भी करेगा, अगर आप उपभोग नहीं करेंगे, कंपनी सामान बना रही है, आप खरीद कर उसको यूज नहीं करेंगे तो कंपनी उत्पादन क्यों करेगी। और निवेश, जब तक पूंजी नहीं लगेगी, इन्वेस्ट नहीं होगा, उत्पादन शुरू नहीं हो सकता है। और विनिमय यानी अगर आपको सामान
कंज्यूम करने के लिए खरीदना है तो करेंसी के बदले ले रहे हैं। अगर आपको उत्पादन शुरू करना है फैक्ट्री में तो निवेश के माध्यम से कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, विनिमय, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये 4 हिस्से आपके आर्थिक क्रिया के भाग हैं। इसमें एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है कि उत्पादन के कौन से हिस्से होते हैं 4, यानी उत्पादन को कर बढ़ाने के लिए, उत्पादन शुरू करने के लिए 4 कौन से प्रमुख कारक होते हैं। तो वो आप ध्यान रखें। पहला तो भूमि, लैंड, आप सभी समझते हैं अगर उत्पादन करना है तो आपको कहीं पर फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको भूमि चाहिए। तो आप जब तक जमीन इस तरह की नहीं होगी कि जहां आप फैक्ट्री लगा सकें या उत्पादन कर सकें, तो आर्थिक क्रिया होने के लिए संभावनाएं नहीं है। कृषि की बात करें, कृषि में फैक्ट्री तो आप नहीं लगा रहे, लेकिन जमीन पर ही तो आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर, तो लैंड की आवश्यकता हमेशा आपको रहेगी। आप कहेंगे कोई मान लीजिए हम बड़ा ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, आप कितना भी ऑनलाइन करें काम, आप कहीं पर तो ऑफिस लगाएंगे, तो वो आपका क्या है, एक लैंड रिक्वायरमेंट है। लेबर की बात करें, श्रम, जो भी काम करने वाले हैं वो चाहे मजदूर हो या हायर कैटेगरी में कोई सीईओ कर रहा है, कोई सीईओ किसी कंपनी का काम कर रहा है, मैनेजमेंट में कोई व्यक्ति है, सभी क्या है, श्रम योगदान कर रहे हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो लेबर की रिक्वायरमेंट है। पूंजी, बिना कैपिटल के कोई भी आपका उत्पादन शुरू नहीं हो सकता है। हर जगह पूंजी की आवश्यकता होती है, कोई खुद लगाता है, कोई बाजार से प्राप्त करता है या बैंक से प्राप्त करता है, तो तरीका अलग अलग हो सकता है। बिना पूंजी के उत्पादन शुरू करना संभव नहीं है। और चौथा आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, उद्यमशीलता आप इसे कह सकते हैं, या जिसे बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, आपके पास संसाधन बहुत है, आपके पास बहुत पूंजी है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि पूंजी को आप कैसे लगाएं कि उत्पादन हो सके और आगे आप उसको और ज्यादा पूंजी को बड़ा कर सकें, तो ये उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो उद्यमशीलता भी एक आवश्यक अंग है किसका, उत्पादन का। तो ये 4 आप ध्यान रखें, 4 में से 3 एक आपको हटा देगा और आपसे पूछेगा कौन सा हिस्सा उत्पादन में शामिल नहीं है। या मान लीजिए इसमें से 3 दे दिया और एक यहां पर दे दिया कि कौन सा उत्पादन का भाग है। तो इस तरह से आपको ये 4 पॉइंट ध्यान रखें आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के भाग में, और ये 4 ध्यान रखने कि उत्पादन के 4 प्रमुख अंग होते हैं। तो ये आर्थिक क्रिया का पार्ट है जिसके लिए अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। तो ये एक बेसिक सा परिचय हुआ इकोनॉमी के पार्ट पर, जो 2-3 वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आगे हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, और यह है भारत में आर्थिक नियोजन, यानी प्लानिंग इन इंडिया। आप कह सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। जैसा हमने डिस्कस किया कि 130 करोड़ की आबादी का देश है, आप प्लान नहीं करेंगे डेवलप नहीं कर सकते हैं। छोटा से छोटा देश हो, 1 लाख 10 लाख की आबादी का कोई छोटा द्वीप हो, जैसे हम बात करें मॉरिशस की बात करें, मालदीव की बात करें, तो इन देशों में भी प्लानिंग की जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपने प्लान नहीं किया, एक कहावत कही जाती है कि अगर आपने प्लान नहीं किया तो आपने अपने आप को फेल करने के लिए प्लान कर रखा है। तो आप प्लान करें, सक्सेस तभी मिलेगी। अनप्लान्ड है तो आपने पहले ही अपनी सक्सेस है उसको डिनाई कर दिया है। तो हम भी यहाँ पर आपको क्या एक प्लान करके बता रहे हैं कि ये सेक्शन इतने इतने समय में आपको पढ़ाएंगे, तो एक फिक्स पार्ट पर हम बता रहे हैं। तो उसी तरह से कि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, ये अलग बात है टारगेट कितना अचीव होता है वो एक बात की बात होती है, लेकिन एटलीस्ट आप टारगेट फिक्स करते हैं कि हम मुझे 1 घंटे में 1 चैप्टर खत्म करना है। मान लीजिए आपने 50% खत्म किया, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो उसे आप बढ़ाएंगे, ठीक है 2 घंटे मुझे करना है। तो 2 घंटे में आपने ज्यादा किया तो आपको लग रहा है कि नहीं कैपेसिटी, आप अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ते हैं। तो यहां पर वही है कि अलग अलग देशों में संसाधन अलग अलग हैं, उसका उपयोग करने के तरीके अलग अलग हैं। कहीं सरकार बहुत ज्यादा करप्ट है, मान लीजिए बहुत भ्रष्ट है, तो अच्छा उपयोग नहीं हो पाएगा। कहीं पर सरकार ईमानदारी से देश के लिए काम कर रही है तो विकास अच्छा हो पाएगा। तो आर्थिक नियोजन की आवश्यकता यही है कि रिसोर्स हमारे पास क्या है, सीमित, जो हमने शुरुआत में डिफाइन किया कि हमारे पास जो साधन है वो क्या है, सीमित है, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं, यानी हमें विकास करने के लिए जो हमें जरूरत है वो क्या है, असीमित है। तो हमें असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी अनलिमिटेड हमारी जो नीड है उसके लिए हमें लिमिटेड रिसोर्स, जो सीमित साधन, उनका उपयोग कैसे करेंगे। तो सीधी बात हो जाती है नियोजन, या हमें करना क्या पड़ेगा उसके लिए, प्लान। जहां तक भारत की बात करें तो 1945 के बाद ये सभी इस चीज को जानते हैं कि भारत का जो झुकाव है वो सोवियत संघ की तरफ ज्यादा रहा है। आज भी आप देखें हमारे जो सेना में जितने भी हथियार उपयोग होते हैं, बड़ा हिस्सा रूस से आता है। तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ में क्या था, समाजवादी मॉडल था। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो उससे थोड़े से कह सकते हैं इंस्पायर्ड थे। यही कारण था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उन्होंने रूप वहां से लिया, और आर्थिक विकास करने के लिए उनको लगा कि भारत में एक सेंट्रल, केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना बननी चाहिए। यानी केंद्र सरकार के द्वारा मान लीजिए कोई ए योजना बनाई जाए और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाए और कुछ लक्ष्य बता दिए जाएं, कुछ टारगेट दे दिए जाएं,
और साथ में कुछ दे दिए जाए रिसोर्स यानी संसाधन दे दिए जाए और उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। अगर नहीं हो पाए तो फिर आगे हम देखेंगे किस तरह से क्या कमियां रह गई, फिर टारगेट नए बनाएंगे। तो इस आधार पर सोवियत संघ में काम होता था। तो सोवियत संघ में जो एक तरह से सेंट्रल प्लानिंग, केंद्रीय योजनाओं का स्वरूप था, उसी को भारत ने अडॉप्ट किया। तो हमारे यहाँ शुरुआत में आर्थिक विकास करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया उसको एक तरह से कहा जाता है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजनाओं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 1950-51 में एक तरह से आधार रूप में बन रहा था। उसके पहले के हमारे यहाँ कभी प्रयास नहीं हुए, उसके पहले भी प्रयास हुए होंगे। आज़ादी से पहले आप देखें तो कई तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके से प्लान बताए कि भारत में आर्थिक विकास करना है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, किस तरह से योजनाएं बनानी चाहिए। तो इसी भाग में आप देखें तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, ये एम विश्वेश्वरैया के द्वारा एक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की बात की गई। उन्होंने एक खाका बताया कि भारत में किस तरह से संसाधनों को डेवलप करने की जरूरत है या किस तरह से संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये एम विश्वेश्वरैया का दिया गया कॉन्सेप्ट है। दूसरे पार्ट पर आप देखें तो एक दूसरी योजना आई थी, राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी, और ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था वहां पर इसे गठित किया गया था कि भारत में किस तरह से योजना के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाए, और इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये एक दूसरा प्रयास था। तीसरा अगर हम देखें बॉम्बे प्लान, इसको टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं, कारण जेआरडी टाटा जो टाटा के फाउंडर्स थे वो, और साथ में बिरला समूह के दामोदर दास बिरला वो इसमें अध्यक्ष थे। तो इसीलिए इसको टाटा बिरला प्लान कहा जाता है। टाटा और बिरला समूह के उस समय के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें चेयरमैन के रूप में थे। तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया। तो इन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने चाहिए। उस समय के बड़े उद्योगपति थे तो उनको लगता था उद्योग लगाकर आर्थिक विकास किया जा सकता है। एक अगला प्लान गांधी जी का था, जहां पर उन्होंने बात करी थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की। देखिए गांधी जी के लिए आप ध्यान रखें, वो बड़े उद्योग नहीं चाहते थे। जैसे कई कई आता है कि जब राम राज्य की वो बात करते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। उन्होंने छोटे उद्योगों की बात करी थी। वो कहते थे बड़े उद्योग अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन औद्योगिकरण में छोटे उद्योग लगाकर आगे आने चाहते थे। तो इसी आधार पर गांधी योजना एक बनी थी। इसका एक बार पूछा गया हुआ किसने इसको डेवलप किया था या किसने विकसित किया था, तो ये श्रीमन नारायण के द्वारा डेवलप किया गया था 1944 में। इसी के बाद आगे देखें तो एम.एन. रॉय, एक और भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री कह लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, फिलोसफर कह लीजिए, उनके द्वारा पीपुल्स प्लान दिया गया, यानी किस तरह से भारत में आर्थिक विकास में लोगों को शामिल किया जाए, और यह भी 1945 के पार्ट पर था। एक लास्ट आप कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण, जो प्रमुख गांधीवादी नेता थे, उनके द्वारा सर्वोदय योजना की बात की गई। देखिए सर्वोदय का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। तो विनोबा भावे ने कहा कि सभी का उदय, जो सबसे गरीब है और सबसे उच्च स्तर पर दोनों के लिए। देखिए गरीब की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं तो वहां जरूरत है, जो बहुत अमीर है तो संसाधनों का वो दुरुपयोग कर रहा है तो उसको भी एक तरह से प्लान में या उसको भी योजना में लाने की जरूरत है कि वो संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि बहुत ज्यादा पर्यावरण या इस तरह का नुकसान ना हो। तो दोनों पक्ष हैं, तो सभी के उदय की बात करी। तो इनका योजना बनाकर प्लान बनाकर डेवलपमेंट करने का एक अलग तरीका था, ये 1950 में आया। तो ये अलग अलग तरीके से एक कॉन्सेप्ट लाया गया किसके आधार पर देश को आगे बढ़ाया जाए, और फाइनल रूप में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना। और प्रेरणा कहां से मिली, सोवियत संघ, और ये 1950 के पार्ट पर एक तरह से निर्धारित किया गया और आगे चलकर 1951 में इसको एक आधिकारिक रूप में प्रारंभ किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू को एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक पार्ट पर भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग के माध्यम से आर्थिक विकास करने के लिए उन्होंने एक तरह से लक्ष्य बनाया। तो ये ऐतिहासिक पार्ट था। आगे हम पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप सभी इस चीज को जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के पार्ट पर जो कॉन्सेप्ट है वो 1951 से लेकर 2017 तक था, और जहां तक हम योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इनको डिस्कस करने वाले हैं अभी। लेकिन ये दोनों संगठन बंद हो चुके हैं क्योंकि ये दोनों संगठन आपके 2015 में सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए। आगे हम डिस्कस करेंगे। इसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद की जगह क्या आ गया, गवर्निंग काउंसिल या शासकीय परिषद। तो अब परिवर्तन हो चुका है, लेकिन 2015 से हो चुका है, 17 के बाद से पंचवर्षीय योजनाएं भी बंद है। लेकिन पुराना जो पंचवर्षीय योजनाओं का पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी पीछे से इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और
योजना आयोग या एनडीसी या नीति आयोग या शासकीय परिषद, इसमें अंतर क्या है, उसके आधार पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अगर आप देखें, जो यहां से क्वेश्चन एक आया हुआ है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना निर्माण में राज्यों को प्रतिनिधित्व देता है, यानी स्टेट को रिप्रेजेंटेशन देना है भारत में प्लानिंग बनाने में, तो एनडीसी होता था, क्योंकि इसमें राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमुख रूप से शामिल होते थे। तो आज के समय में आपके एग्जाम में जब पूछा गया कि वर्तमान में भारत में राज्यों को योजना निर्माण में प्रतिनिधित्व देने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट एंड यूटी इन प्लानिंग इन इंडिया, तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है शासकीय परिषद या गवर्निंग काउंसिल। तो आप ध्यान रखिए, अंतर के आधार पर आपको कुछ इस तरह के जो फैक्ट है वो पता होने चाहिए, तो वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 ईयर प्लानिंग करने से पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग को करने के लिए संगठन कौन से 2 बनाए गए। तो पहला संगठन अस्तित्व में आया योजना आयोग, अध्यक्ष हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री, पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी। कार्यवाहक रूप में यानी योजना आयोग की अंतिम बैठक में भाग लेने के लिए बात करें तो मनमोहन सिंह, और योजना आयोग में प्रमुख रूप से जो काम था वो किया जाता था डिप्टी चेयरमैन के द्वारा, यानी जो उपाध्यक्ष वहां पर एक तरह से होते थे योजना आयोग में। तो योजना आयोग के पहले डिप्टी चेयरमैन थे गुलजारीलाल नंदा, आगे चलकर भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, और मोंटेक सिंह आलूवालिया जब योजना आयोग बंद किया गया तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। अब योजना आयोग का काम क्या था कि भारत में जो भी संसाधन है, कृषि में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग में, उन संसाधन के बारे में एक तरह से जानकारी इकट्ठा करना, एक खाका तैयार करना कि किस तरह उसका उपयोग करना है, संसाधन क्या क्या देने हैं, किस राज्य को कितना पैसा किस क्षेत्र में देना है, वो सारा निर्धारण करता था योजना आयोग, और इसका ब्लूप्रिंट बनाकर दे देता था किसको, राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें 6 अगस्त 1952 को और योजना आयोग 15 मार्च 1950 को, और दोनों ध्यान रखें सरकारी आदेश से गठित हैं। देखिए, सरकारी आदेश का मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, कैबिनेट की मीटिंग हुई जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1950 के पार्ट पर, और योजना आयोग बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो आप ध्यान रखें, ना तो यह संवैधानिक संस्था है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ना स्टेचुटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था भी नहीं है, क्योंकि ना तो संसद के कानून से बनी है ना संविधान में इसके बारे में दिया गया है। तो दोनों क्या है, एक सरकारी आदेश से गठित संस्थाएं हैं। तो जब हम एनडीसी की बात करते हैं तो एनडीसी में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी राज्य के मुख्यमंत्री या जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, तो उन सबको यहां पर रखा गया था। तो जो योजना आयोग बनाता था उसको अंतिम मंजूरी देता था राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद योजना को भारत में लागू किया जाता था। तो यह सिस्टम था कि बनी बनाई योजना प्लानिंग कमीशन योजना आयोग से आती थी और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अंतिम मंजूरी देता था, उसके बाद इसको लागू किया जाता था। तो यह सिस्टम था, अब बदल दिया गया है। अब क्या है कि नीति आयोग, उसके अलावा जो गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा शासकीय परिषद, वो मिलकर योजनाएं बनाते हैं। तो अब अंतर हो गया है, अब राज्य योजना बनाने में पहले ही शामिल कर लिए गए। शुरुआत में एक अंतर आप ध्यान रखें, पहले क्या था कि बनी बनाई योजना मिलती थी एनडीसी में और राज्यों को कहा जाता था उसमें क्या वो परिवर्तन चाहते हैं या क्या सुधार चाहते हैं वो बताएं। अब क्या है कि योजना बनाने में ही नीति आयोग के साथ शासकीय परिषद में जो राज्यों के लोग शामिल हैं उनको मिला लिया गया है। तो पहले बनी बनाई योजनाओं में राज्यों को अपना एक तरह से मत देना होता था, अब योजना बनाने में राज्य शामिल हैं। तो आप कह सकते हैं बड़ा परिवर्तन है। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो वर्तमान स्वरूप है, ये पुराना स्वरूप है 2015 से पहले। तो प्लानिंग में अगर हम देखें तो 5 ईयर प्लानिंग के पार्ट पर हम जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं 1 से लेकर 12 डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है उनको आप ध्यान रखें, 1st, 2nd, 5th, 8th और 12। कारण पहली योजना है भाई, अगर हम पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी, भारत में औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए इसे उत्तरदायी माना जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना अकेली योजना जो समय से पहले बंद हो गई, काफी विवादित थी क्योंकि उस समय भारत में आपातकाल लगा हुआ था। 8वीं की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बिल्कुल नया कह सकते हैं परिवर्तन था जब भारत में 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नई आर्थिक नीतियां लाई गई। तो 8वीं योजना उसके प्रकाश में आई थी, महत्वपूर्ण है। और 12वीं इसलिए क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें कौन सी सफल है असफल, कभी कभी यह पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें, 1,
5th 6th 7 और 8, ये आप नंबरिंग ध्यान रखें कि पहली, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं ये योजनाएं हैं जो एक तरह से क्या है आपकी सफल रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जितनी भी योजनाएं हैं वो असफल रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया फर्स्ट, सेकंड, उसके अलावा थर्ड, फोर्थ, अब इसमें से अलग कीजिए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है असफल है और पहली सफल है। तो कभी कभी पंचवर्षीय योजनाओं को देकर पूछा गया है कि वो सफल है या असफल है, यानी सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल, तो वो भी एक तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। तो हम एक एक को डिस्कस कर रहे हैं। टारगेट क्या है, सफल असफल है, कोई महत्वपूर्ण काम हुआ है योजना काल में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ब्रीफ में करेंगे, आपके एग्जाम में आने के लिए संभावनाएं जरूर है, तो इसीलिए आप इसको जरूर ध्यान रखें। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना है तो महत्वपूर्ण अपने आप हो जाती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के लिए माना जाता है कि यह हेराल्ड डोमर के आर्थिक मॉडल पर आधारित है। देखिए हेराल्ड डोमर का आर्थिक मॉडल बस इतना कहता था कि अगर आप बचत करेंगे, सेविंग करेंगे और उसको अर्थव्यवस्था में लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो मतलब कहने का यह था कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वहीं से संसाधन को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो जितना आप बचत करेंगे, अर्थव्यवस्था में लगाएंगे, अर्थव्यवस्था उतना ही आगे बढ़ेगी। तो उसी मॉडल के आधार पर हमने अपने आर्थिक विकास को शुरू किया। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, हेराल्ड डोमर के आर्थिक मॉडल पर। सीधे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। प्राथमिकता किस पर थी, एग्रीकल्चर, कृषि पर। भाई आज भी हम देखें 45% से ज्यादा आबादी हमारी कृषि पर आधारित है। अगर हम बात करें 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, यानी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, तो इस समय काल में आप देखें तो 60-70% से ज्यादा आबादी हमारी एग्रीकल्चर पर निर्भर होती थी। तो बड़ा सेक्टर था, तो इसीलिए हमने कृषि को लक्ष्य बनाया। इसी समय में आप देखें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको एक तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, ये 1952 में शुरू किया गया। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES, इसको शुरू किया गया 1953 में। तो इनका उद्देश्य यह था कि निचले स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाए। ध्यान रखें आगे चलकर भारत में जब पंचायती राज आया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में जो आपके नगर पालिका या इस तरह से संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय जिन्हें आप बोलते हैं, लोकल बॉडीज, वो माना जाता है इन्हीं का एक विकास का क्रम था। तो ये दो प्रोग्राम स्थानीय स्तर पर, निचले स्तर पर विकास करने के लिए शुरू किए गए थे पहली ही पंचवर्षीय योजना में। सफल थी क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा टारगेट प्राप्त हुआ था। देखिए सफल का मतलब ये होता है कि आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, मान लीजिए साल में 2% की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का लक्ष्य है और मान लीजिए 3% मिला है तो सफल है। तो आपको कितना पॉइंट मिला हुआ है, कितना पॉइंट आगे बढ़ा है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। सफल असफल आप जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर सफल योजना है, वैसे आप टारगेट ध्यान रखें 2.1% था, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। 3.6% ग्रोथ मिली थी। देखिए ग्रोथ का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है, मान लेते हैं जीडीपी 100 रुपए है, तो 5 साल के बाद उत्पादन जीडीपी का जो टोटल है वो कितना हुआ। मान लीजिए कि 5 साल के बाद 100 से बढ़कर आपका हो जाता है 110, तो परसेंटेज कितना के पहुंचे, 10%। और मान लीजिए आपने टारगेट रखा हुआ था 8% का और मिला आपको कितना, 10%, तो वो आप लक्ष्य से ज्यादा पर गए, तो आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, सफल हो गई। तो उस पंचवर्षीय योजना के लिए सफल पंचवर्षीय योजना उसे मान लिया जाता है। जो भी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर ग्रोथ रेट का टारगेट होता है उससे ज्यादा मिले या कम मिले, उसी के आधार पर सफल असफल, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल माना जाता है। तो पहले में ये पॉइंट आप ध्यान रखें। दूसरा देखें, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत के आर्थिक विकास में अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि इसी योजना से भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास शुरू हुआ। आर्थिक विकास औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ। आर्थिक विकास तो पहले भी हो रहा था, लेकिन औद्योगिकरण, बड़े उद्योग लगाकर, बड़े बांध बनाकर, बड़े आयरन स्टील लौह इस्पात के संयंत्र स्थापित कर तो ये तरीका माना गया कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। तो बहुत बड़े उद्योग लगाना और भारी उद्योगों को, हैवी इंडस्ट्रीज को लगाना, ये माना गया कि आर्थिक विकास की प्रमुख कड़ी है। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस के द्वारा। ध्यान रखें पीसी महालनोबिस के लिए कि भारत में इनको सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसका जनक कहा जाता है। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है
उसके जनक कहे जाते हैं। तो भारत में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी को आगे बढ़ाने में पीसी महालनोबिस का बड़ा योगदान है। आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ स्टेटमेंट है। तो महालनोबिस का ये मॉडल था, उनका मॉडल ये कहता था कि हमें आधारभूत यानी जो हमारे एक तरह से फंडामेंटल इंडस्ट्रीज हैं या जिनको आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा भाग है, उनको आगे बढ़ाइए। जैसे लौह इस्पात है, अगर भारत की अर्थव्यवस्था में लौह इस्पात का उत्पादन नहीं होगा तो इसका उपयोग बहुत जगह होता है, भवन निर्माण में होता है, उसके अलावा इसका उपयोग मशीनों में होता है। तो जब तक लोहा उत्पादन नहीं होगा अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर हम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर लौह इस्पात का उत्पादन करना एक भारी उद्योग का हिस्सा था। तो उनका यह मानना था कि आधारभूत और जो भारी उद्योग हैं उनको बढ़ाया जाए। और इसी कड़ी में आप देखें तो जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के बीच में थी। 1 अप्रैल 1956 अप टू 31 मार्च 1961। अप्रैल से मार्च, तो ये हमारा क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष। तो कोई भी योजना है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी और 31 मार्च को खत्म होगी, और फिर से 1 अप्रैल को नई पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखें कि पंचवर्षीय योजनाएं अप्रैल से मार्च के बीच में चलती हैं, न कि जनवरी दिसंबर या कोई अन्य महीना आप लें। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो लौह इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने की बात थी, क्योंकि पीसी महालनोबिस का मॉडल अपना लिया गया था। और इसी कड़ी में आप देखें तो 3 बड़े इस्पात संयंत्र भारत में स्थापित किए गए। राउरकेला कहां पर? ओडिशा में। भिलाई की अगर हम बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़। वैसे ध्यान रखें जब स्थापित किया गया था तो कौन सा राज्य रहा होगा? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है। और तीसरा अगर हम देखें दुर्गापुर यानी आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो आप ध्यान रखें राउरकेला की जो स्थापना है उसमें जर्मनी की तरफ से सहयोग किया गया। और भिलाई की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना में उस समय का जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, उसने सहयोग किया। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का जो था उसमें यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा मदद की गई। तो ये 3 बड़े लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में। इसी के साथ साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मानी जो रेल के डिब्बे हैं उनको निर्माण करने के लिए एक संयंत्र खोला गया 1955 में पेराम्बूर। कहां पर? तमिलनाडु में। तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ बड़े आपके भारी उद्योग और आधारभूत उद्योग उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से काम शुरू किया गया। तो मॉडल कौन था? पीसी महालनोबिस। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं 3 बड़े लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए? किसमें? दूसरे में। किस पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल। तो आप ध्यान रखें। और असफल योजना इसलिए है क्योंकि लक्ष्य से ज्यादा नहीं प्राप्त हुआ। वैसे बड़े पैमाने पर इसे लगभग सफल योजना कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से असफल है क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था वो प्राप्त नहीं हुआ था। तो पहली सफल है, दूसरी असफल। तीसरी हम देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये अगर हम देखें तो ये 1 अप्रैल, देखिए 1 अप्रैल अगर आप पहली योजना के पार्ट पर देखें 56 to 61, तो ये 3rd योजना के लिए आप यहां पर इसको तीसरी योजना का आप यहां पर टाइम पीरियड जो है उसको लिखिए। देखिए ये जो 1956 का पार्ट आपका दिया गया है, तो ये जो आपका टर्म यहां पर 1961 टू इसको आप 1956 नहीं, ये 1966 कर दें। ठीक है, तो टर्म यहां पर क्या है? 1 अप्रैल 1961 अप टू 31 मार्च 1966। तो ये पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसमें जो पहला वाला है उसी का टर्म लिख गया है। तो आप ध्यान रखें 1961 के पार्ट से आपका देखिए फर्स्ट योजना आपकी कब से कब थी? 51 टू 56, दूसरी 56 टू 61, 5 साल आप जोड़ते जाइए। और तीसरी आपकी कहां से होगी? 1961 टू 66। इसके बाद दिक्कत आती है 3 साल का। तो 66 के बाद
66, 67, 67, 68 और 68, 69 हमारे प्लानिंग में पहली बार 3 साल का गैप आया था। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप ध्यान रखें कि आगे चलकर हमारी पंचवर्षीय योजना रुकती हैं। तो आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं में जो विराम है वो बहुत पूछा गया है। तो 3 बड़े विराम हैं। तो हम तीसरी अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। अब ये समय काल अगर आप देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई, कारण 1962 और 1965 62 में चीन से युद्ध और 65 में युद्ध किससे, पाकिस्तान से। और इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि जो 65 और 66 का समय है, इस समय भारत में बड़े पैमाने पर सूखा या अकाल की स्थिति थी, तो एग्रीकल्चर भी खराब चल रहा था। तो इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं हुआ और यह योजना बहुत बुरी तरह से असफल थी। जहां तक बात करें प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी भारत यह चाहता था कि जितनी हमारी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं हम स्वयं में उसको पूरा कर पाएं। और दूसरा यह था कि कृषि को फिर से लक्ष्य के रूप में लाया गया। यह ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि उद्योग लगाने बंद कर दिए गए, कृषि को प्राथमिकता दी गई और औद्योगिकरण भी साथ साथ चल रहा था। यहां पर आप देखें तो इसमें पीसी महालनोबिस का भी मॉडल शामिल था, जे सैंडी का मॉडल भी था और सुखमेव चक्रवर्ती का मॉडल भी यहां पर लिया गया था। और भारत चीन और भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उसके कारण योजना एक तरह से असफल थी, क्योंकि हमें आर्थिक संसाधन अपने युद्ध में लगाने पड़े और सूखे के कारण हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक तरह से बुरी स्थिति में था। अब यही समय था, इसी योजना काल के बीच में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तो राजनीतिक एक तरह से संकट भी था। तो पाकिस्तान से चीन से युद्ध, सूखा, राजनीतिक एक तरह से अस्थिरता, इन सब ने एक तरह से जो सरकार उस समय कार्य कर रही थी उसको विवश किया कि वो पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दे और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में पहला विराम आया। तो आपके एग्जाम में कभी कभी है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में पहली बार विराम किन योजनाओं के बीच में आया, तो तीसरी से चौथी, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना से चौथी पंचवर्षीय योजना जाने में 3 साल का गैप किया गया। तो हम गैप ईयर पर आते हैं। तो अगर हम 3 साल के गैप की बात करें तो इसे योजना अवकाश कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया पहला योजना अवकाश किस समय अवधि में है, तो 1966 से लेकर 1969, यानी 3 वित्तीय वर्ष आप कह सकते हैं, 1966 से 67, 67 टू 68 और 1968 टू 69। तो ये यहां पर 3 साल के लिए एक साल के प्लान बनाए गए और 5 साल की योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो इस काल में देखें जो प्रमुख आपकी घटनाएं थी कि रुपए का अवमूल्यन किया गया और यह घटना 666 यानी 46 के लिए जानी जाती है, यानी 6 जून 1966 को किया गया था। और ध्यान रखें आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो रुपए का अवमूल्यन है उसका पहली बार कब किया गया, तो 1966 में। देखिए अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखें, जैसे $1 है, हम मान लेते हैं कि 50 रुपए का है, ठीक है, और सरकार ऐसा कुछ करती है कि $1 है उसको बढ़ाकर कर देती है मान लीजिए 100 रुपए। तो ये क्या हुआ, ये कहलाता है अवमूल्यन या एक तरह से डिवैल्यूएशन। अब इसका फायदा क्या होगा, सरकार ने इसे अगर 50 से 100 कर दिया है तो फायदा या नुकसान क्या है, देखिए जरा। जैसे यहां पर है तो यहां से आप इस चीज को देखें कि हमारा $1 है, उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य कितना है, 1/50, यानी 1 रुपीज इक्वल टू कितना, 1/50। और यहां पर जो $1 का मूल्य है वो घटकर कितना रह गया, 1/100। कहने का मतलब क्या है कि पहले आपको $1 85 रुपए मिल रहा था, अब कितने मिल रहा है, 100 रुपए। तो आपकी जो मुद्रा है वो क्या हो गई है, कमजोर। तो जब कहा जाता है कि $1 50 से 100 में चला गया तो ये रुपए कमजोर हो गया और मजबूत कौन हो गया, डॉलर। लेकिन अगर मान लीजिए $1 100 रुपए से 50 हो जाए तो कहा जाएगा रुपए मजबूत हो गया, डॉलर कमजोर। आप सुनते रहते हैं इसे कि रुपए में गिरावट आई या रुपए मजबूत हुआ, डॉलर में मजबूती आई या डॉलर में गिरावट आई, तो ये इस सेंस में है। अब इसका फायदा क्या है, देखिए जब भारत ने अवमूल्यन किया तो इससे सबसे बड़ा फायदा मिला कि हमारे जो एक्सपोर्ट यानी हमारा जो निर्यात है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। मान लीजिए कि कोई अमेरिका का कोई नागरिक ए है, इसके द्वारा $1 में कितना रुपए का सामान खरीदा जाएगा, 50 रुपए का। $1 कितने का है, 50। मान लीजिए कि कोई सामान हम मान लेते हैं, कोई टीवी मान लेते हैं, कोई टीवी है भारत से वो एक्सपोर्ट का कोई लेना चाहता है। अब वो टीवी का जो दाम है, वो टीवी कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा, हम यहाँ पर कोई क्लॉथ को ले लेते हैं, टीवी कुछ ज़्यादा ही आपका, तो हम यहाँ पर कोई कपड़े की बात करते हैं, कोई टेक्सटाइल है उसको ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो कपड़ा है, कोई भी टेक्सटाइल, जीन्स मान लेते हैं, तो ये
₹25 में एक मिलता है, यानी भारत में क्या बताया गया कि ₹25 में एक जीन्स मिलेगा, तो ₹50 में कितना मिलेगा? 2। यानी अमेरिका का नागरिक $1 भारत को देगा तो उसे भारत से कितनी जीन्स मिलेंगी? 2। अब अगर भारत सरकार ने 50 की जगह ₹100 का $1 कर दिया तो $1 में इस अमेरिका वाले के पास कितने रुपए आ गए? 100। तो जब ₹50 $1 था तो कितनी जीन्स खरीदी थी? 2। अब वही डॉलर में कितने रुपए हो गया? 100। तो कितनी जीन्स खरीदेगा वो? 4। तो हमारा निर्यात बढ़ जाता है। तो भारत सरकार को लगा कि अगर हमें निर्यात बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम अपनी मुद्रा का क्या कर देते हैं? अवमूल्यन कर देते हैं। तो इससे हमारे निर्यात एक तरह से क्या है? सस्ते हो जाते हैं। तो चीन के द्वारा बहुत किया जाता है। चीन, अमेरिका के द्वारा हमेशा चीन पर आरोप लगते हैं कि अपना निर्यात सस्ता करने के लिए और दुनिया के बाजार में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए चीन अपनी मुद्रा जो युआन है उसको हमेशा गिराता रहता है, अवमूल्यन करता रहता है, जिससे कि उसका निर्यात सस्ता रहे और दुनिया के बाजार में वो छाया रहे। एक बड़ा कारण ये माना जाता है। तो हमने भी ये 1966 में किया और हमारा जो उस समय अगर डॉलर आप देखें तो ₹4.76 था और ये आपका बढ़कर कर दिया गया था कितना? ये बढ़ाकर हो गया था आपका ₹7.50। तो ये अवमूल्यन किया गया था। और दूसरा जो बड़ा हिस्सा आपका एक काम आया, जो आपका इस योजना अवकाश की सबसे बड़ी देन है, वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इतना पर्याप्त नहीं था कि हम अपने जितनी भी जनसंख्या है उसके लिए खाद्य आपूर्ति पूरी कर सकें। स्थिति यह थी कि अमेरिका से हमें गेहूं का आयात करना पड़ता था। तो अगर कोई देश खाने पीने के सामान को बाहर से आयात करेगा तो आर्थिक विकास कैसे करेगा? तो सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो आर्थिक विकास को बढ़ाने के साथ साथ कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाए। और इसी कड़ी में ये जो 1966 से 69 का जो समय काल 3 साल का है, इसको प्रमुख रूप से उपयोग किया गया। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो लगभग 1960 के दशक से लेकर 60 से 70 का दशक आप कह सकते हैं, वैसे ये काम वो 45-46 से कर रहे थे। और ये अमेरिका के प्रमुख एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इनके द्वारा यह किया गया कि गेहूं की कुछ ऐसी बौनी प्रजातियां विकसित की गई, ड्वार्फ वैरायटीज, जिसमें लागत कम थी, उत्पादन कई गुना ज्यादा था। उसमें खाद का उपयोग करना था, मशीनों का उपयोग के द्वारा। तो बड़े पैमाने पर उन्होंने एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है वो दुनिया के देशों में बढ़ाया। और नॉर्मन बोरलॉग ने प्रमुख रूप से अपना जो सारा अनुसंधान है वो कहां पर किया था? मैक्सिको में। अब ध्यान रखें, तो नॉर्मन बोरलॉग के रिसर्च के कारण दुनिया के विभिन्न देशों में उत्पादन, खाद्य या कृषि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। और माना जाता है कि इनके प्रयासों से लगभग 1 अरब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा यानी खाद्य स्तर पर जो उनका पोषण था उसमें मजबूत किया गया। तो बहुत बड़ा उनके द्वारा कार्य किया गया। और इसी आधार पर आगे देखें कि 1970 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसी काम के लिए दिया गया था। वर्तमान में आप देखें तो नॉर्मन बोरलॉग के नाम से खाद्य के लिए जो कार्य किए जाते हैं तो अलग से पुरस्कार भी दिया जाता है। तो बोरलॉग वैश्विक स्तर पर काम करते थे। भारत की बात करें तो भारत के जेनेटिक साइंटिस्ट हैं प्रमुख MS स्वामीनाथन। इनको भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक कहा जाता है। तो बोरलॉग का जो रिसर्च था, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी मदद से MS स्वामीनाथन ने इस रिसर्च को भारत में उन्होंने एक तरह से लाया। और प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इन 3 क्षेत्रों में इसको प्रमुख रूप से लगाया गया। आगे चलकर और विस्तारित किया गया। पहले गेहूं था, फिर चावल पर भी इसको लाया गया। तो पहले व्हीट था, फिर राइस को भी इसमें इंक्लूड किया गया। और हरित क्रांति में उसमें नई प्रकार की वैरायटी उपयोग की गई, जिसमें लागत कम, उत्पादन ज्यादा था। रासायनिक खादों का उपयोग किया गया, मशीन का उपयोग किया गया और सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद दी गई बैंकों के द्वारा। तो उस रूप में एक तरह से बड़े पैमाने पर यहां पर आर्थिक विकास किया गया। और उद्देश्य क्या था कि एग्रीकल्चर आगे बढ़े। एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी भी 60 से 70% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। तो सरकार को लगा कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। और अगर देश की अर्थव्यवस्था में आप कृषि उत्पादन मजबूत रूप में कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को आप आगे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, भारत में MS स्वामीनाथन। जब हम बात करते हैं कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द कहां से आया, तो बोरलॉग के रिसर्च के कारण जो एक तरह से वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन बढ़ रहा था, इसमें सबसे पहले 1968 में अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं विलियम गॉड।
तो विलियम गॉड के लिए आप ध्यान रखें, इन्होंने सबसे पहले 1968 में एक टर्म दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड के द्वारा दिया गया, और ये बोरलॉग के रिसर्च के कारण जो दुनिया में अलग अलग देशों में उत्पादन बढ़ रहा था उसके लिए। तो तीनों नाम आपसे पूछे गए हैं, वो चाहे नॉर्मन बोरलॉग की बात करें, एम एस स्वामीनाथन की, या विलियम गॉड की बात करें। तो तीनों नाम आपको एक तरह से ध्यान रखें अगर हम हरित क्रांति के बारे में एक तरह से बात करें। तो ये जो हमारा 3 साल का समय था, ये 3 साल का समय आप कह सकते हैं बेकार नहीं गया, और यहां पर सरकार की तरफ से हरित क्रांति के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में हमने बड़ा एक तरह से अचीवमेंट प्राप्त किया। तो ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। आगे का जो हमारा सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन के पार्ट पर जो बची पंचवर्षीय योजनाएं हैं, यानी हमारा जो 4th से लेकर 12th उसको खत्म करेंगे, नीति आयोग का जो नया स्वरूप आया वो देखेंगे, और पंचवर्षीय योजनाओं के जगह पर जो नया एक तरह से तंत्र भारत में लाया जा रहा है उसके बारे में भी हम आपका एक तरह से डिस्कशन करेंगे। और इसे खत्म करने के बाद मुद्रा बैंकिंग, तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा मुद्रा बैंकिंग के पार्ट पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम आपका प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान रखें, मुद्रा बैंकिंग की बात करें या हम बात करें बजट और टैक्सेशन और अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो अगले सेशन में प्लानिंग का हिस्सा खत्म करके हम नेक्स्ट मुद्रा और बैंकिंग के पार्ट पर पहुंचेंगे। तो होपफुली आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट सेशन के पार्ट पर हम फिर से मिलेंगे और इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।